ज्यादा जगह महसूस होने लगती है। कमाल है। ये एक शारीरिक क्रिया के जरिए मनोवैज्ञानिक बेड़ियों को तोड़ने जैसा है। बिल्कुल। वाह, ये सोचना ही कितना शक्तिशाली है। अब बात करते हैं एक छोटे से उपकरण की जिसका नाम है स्पायरोमीटर। ये एक छोटा सा प्लास्टिक का डिवाइस होता है जिसमें एक पाइप लगा होता है। जब आप उस पाइप में फूंक मारते हैं तो अंदर रखी एक या ज्यादा गेंदें ऊपर उठती हैं। लेख में कई मरीजों के हवाले से लिखा है, इस छोटे से उपकरण ने मेरी सांस बचाई। वो गेंद का ऊपर उठना सिर्फ एक हरकत नहीं है, वो एक बच्चे की जीत और परिवार की खामोश राहत है। खामोश राहत, वाह। यहाँ पर विजुअल फीडबैक यानी दृश्य प्रतिक्रिया की शक्ति काम करती है। प्रगति जब दिखाई देती है तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। हाँ, आप डॉक्टर से सुन सकते हैं कि आप बेहतर हो रहे हैं, लेकिन जब आप अपनी आंखों से उस गेंद को हर दिन थोड़ा और ऊपर उठता हुआ देखते हैं तो वो आपकी मेहनत का पक्का सबूत होता है। सही। वो गेंद मरीज और परिवार दोनों के लिए एक स्कोर बोर्ड बन जाती है जहां हर छोटी जीत का जश्न मनाया जाता है। क्या ये विजुअल मोटिवेशन का सिद्धांत दूसरी बीमारियों या मुश्किलों में भी उतना ही काम आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी लंबी लड़ाई में, चाहे वो कोई बीमारी हो, पढ़ाई हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट, अपनी प्रगति को देख पाना बहुत जरूरी है। चाहे वो टू डू लिस्ट पे टिक लगाना हो या वजन कम करने की मशीन पर नंबर देखना हो। जब हमें सबूत मिलता है कि हमारी कोशिशें रंग ला रही हैं तो हमारा दिमाग हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। स्पायरोमीटर उसी सिद्धांत का एक बहुत ही सरल और प्रभावी उदाहरण है। कमाल है। अच्छा, इसके बाद लेख में 2 पारंपरिक भारतीय प्राणायामों का भी जिक्र है, अनुलोम विलोम और भ्रामरी। जी। अनुलोम विलोम में एक नाक से सांस लेकर दूसरी से छोड़ते हैं और भ्रामरी में सांस छोड़ते हुए मधुमक्खी जैसी गुंजन की आवाज निकालते हैं। स्रोत के मुताबिक ये सिर्फ तकनीकें नहीं हैं, बल्कि ये बीमारी के साथ एक बातचीत है, एक तरह का संकल्प। तुम मुझे कमजोर कर सकते हो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। ये दिलचस्प है कि स्रोत यहाँ संवाद और अवज्ञा डिफायंस की भाषा का उपयोग करता है। डिफायंस, हाँ। ये निष्क्रिय अभ्यास नहीं है, ये इच्छा शक्ति और भावना की एक सक्रिय घोषणा है। जब कोई मरीज भ्रामरी करता है तो वो जो कंपन, जो वाइब्रेशन महसूस करता है, वो सिर्फ शारीरिक नहीं होता, वो एक तरह से अपने अंदर की जीवन शक्ति को जगा रहा होता है, अपनी बीमारी को चुनौती दे रहा है। हाँ, और अपनी शर्तों पर जीने का दावा कर रहा है। और एक आखिरी तकनीक है सॉफ्ट हफ कफ। ये जोर से खांसने के बजाय मुंह को ओ शेप में खोलकर पेट से हफ की आवाज के साथ धीरे धीरे हवा बाहर निकालने जैसा है। इसका मुख्य काम फेफड़ों में जमा बलगम को आसानी से साफ करना है। लेकिन लेख कहता है कि ये सिर्फ बलगम साफ करने से कहीं ज्यादा है। ये हर मरीज को आत्मविश्वास देता है कि मैं अभी भी खुद को संभाल सकता हूं। और ये आत्मविश्वास स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी के विचार से जुड़ा है। ऑटोनॉमी किसी भी गंभीर बीमारी में सबसे ज्यादा तकलीफदेह चीजों में से एक होती है दूसरों पर आपकी निर्भरता का बढ़ना। जब आप अपनी एक बुनियादी शारीरिक क्रिया को खुद मैनेज कर पाते हैं तो ये आपके आत्मसम्मान के लिए एक बहुत बड़ी जीत होती है। बिल्कुल। ये छोटी सी क्रिया उस सम्मान को वापस लौटाती है जो बीमारी छीनने की कोशिश कर रही होती है। इन बड़ी तकनीकों के अलावा लेख कुछ और छोटी छोटी बातों का जिक्र करता है जो बड़ा असर डाल सकती हैं। जी। जैसे कि सीधा बैठना ताकि फेफड़ों को पूरी जगह मिले। जी। बीच बीच में गर्म पानी का घूंट लेना और कमरे की हवा में थोड़ी नमी बनाए रखना। ये बातें इतनी सामान्य लगती हैं कि शायद कोई इन पर ध्यान भी ना दे। और लेख इसी बिंदु पर जोर देता है, कभी कभी सबसे छोटी चीजें सबसे बड़ी सांसों को बचा लेती हैं। ये इस सोच को मजबूत करता है कि देखभाल हमेशा जटिल या हाईटेक नहीं होती। अपने आसपास के माहौल पर थोड़ा सा ध्यान देना और इन छोटी छोटी आदतों को अपनाना एक बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। ये देखभाल को अस्पताल से निकालकर घर के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बना देता है। तो यहाँ असली सवाल ये उठता है कि ये सब जानना क्यों मायने रखता है। लेख एक बहुत ही जरूरी और थोड़ी दर्दनाक बात कहता है। वो बताता है कि कई परिवारों को इन सरल तकनीकों के बारे में पता ही नहीं होता और इस जानकारी की कमी की वजह से जानें चली गई हैं। बहुत से बच्चे और युवा सिर्फ इसलिए नहीं बच पाए क्योंकि उन तक ये जरूरी ज्ञान पहुंच ही नहीं सका। और यही लेख का मुख्य संदेश है। इस ज्ञान को साझा करना सिर्फ कुछ तथ्य बताना नहीं है, ये सीधे सीधे जिंदगी बचाना है, परिवारों को अंधेरे में उम्मीद की एक किरण देना है और ये पक्का करना है कि किसी के सपने सांसों की कमी की वजह से अधूरे ना रह जाएं। हाँ,
ये हम सब की एक सामाजिक जिम्मेदारी बन जाती है कि ये जानकारी उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सोचने का मन करता है, क्योंकि जब सांस बचती है तो सपने बचते हैं, और जब सपने बचते हैं तो जीवन कभी नहीं हारता। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी गंभीर और चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करते हुए सांस लेने की ये सरल और सुलभ तकनीकें सिर्फ मेडिकल मदद नहीं है, ये मरीजों और उनके परिवारों दोनों के लिए आशा, साहस और जिंदगी बचाने वाले सबसे शक्तिशाली औजारों में से एक है। पर बात करता है, लेकिन ये हमें एक बड़े फलसफे की ओर ले जाता है। हमारी अपनी जिंदगी की किसी भी मुश्किल या चुनौतीपूर्ण स्थिति में वो कौन सी सरल मौलिक क्रियाएं हैं, मतलब उस खास संघर्ष के लिए वो सांस लेने के अभ्यास जो हमें नियंत्रण, उम्मीद और आगे बढ़ने की ताकत दे सकते हैं। वो कौन सी सांस है जो हमारे अपने सपनों को जिंदा रखने में मदद करती है।